हेलो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास 10th की चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब तक अब हम लेक्चर नंबर 4 में चलते हैं और हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था पहले। तो हम आगे चलते हैं प्रश्नावली 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है HCF 306 और 657 का HCF कितना है? 9 दिया हुआ है और इनका क्या करना है अपने को? 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो फ्रेंड्स, हमें क्या दिया हुआ है? दी गई संख्या क्या है? 306 और 657 और इनका क्या दिया अपने को? HCF 9 दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो हमने ये पढ़ चुके हैं पहले, तो हम इसका यूज करेंगे अब। तो यहाँ से अपन को LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, क्योंकि अपने को HCF दे रखा है। तो यहाँ से LCM 306 और 657 का LCM क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणा था 306 गुणा 657 बटे HCF किसका? 306 का और 657 का। तो यहाँ से हम इनको कट करेंगे तो ये 34 बार कटेगा यहाँ से 9 से, ठीक है। तो हम इनको गुणा करेंगे 34 और 657 को, तो यहाँ से 22,338 आंसर आ जाएगा, जो क्या होगा? 306 और 657 का LCM होगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अर्थात 6 की पावर n है। तो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलो हम इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कोई धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। अर्थात आपको पता है जो शून्य पर जो भी संख्या समाप्त होती है क्या 5 से विभाज्य होगी, ये जरूरी है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या होगी? अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 5 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? 0 पर समाप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की होल पावर n। तो अब इनको अब क्या लिखेंगे? हम अलग अलग लिखेंगे। तो क्या करेंगे? 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, या हम 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या देख रहे हैं? एक तो 2 है और एक क्या है? 3 है। यहाँ पे 5 नहीं है। तो हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार गुणनखंड क्या है? इसके अद्वितीय है, अर्थात 2 और 3 ही है। तो 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, ओनली क्या है? 2 और 3 है। तो ये क्या होता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है? गुणनखंड क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं, इसलिए इसमें 5 नहीं आ सकता। तो क्या होगा? ये शून्य पर समाप्त भी नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या भाज्य संख्याएँ क्यों है? तो अपने को इनका
कारण ज्ञात करना है। तो चलो हम इसका कारण याद करते हैं। तो हम इसका हल देखते हैं। तो क्या है, पहली संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, दोनों में से इसको एक संख्या मान लेंगे तिथि को, और इसको दूसरी संख्या। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 13 कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ से 7 गुणा 11 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1। तो 7 गुणा 11 प्लस 1 और 13 हमने बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ क्या है, 13 एक गुणनखंड है। तो दी गई संख्या 13 से भाज्य है। तो पहली संख्या तो किससे भाज्य है, 13 से भाज्य है। और दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या में क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। तो हमें दिख रहा है कि इस संख्या में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब क्योंकि यहाँ भी क्या है कि 5 एक गुणनखंड है, तो दी गई संख्या 5 से क्या है, भाज्य है। अतः क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है क्या, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दोनों क्या है, भाज्य संख्याएँ हैं। तो ये क्या हुआ, हमने सिद्ध कर लिया। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट सोनिया कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हम हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हल करने के लिए हमें 18 और 12 क्या कर लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ हम 18 और 12 क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम देखते हैं। तो 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 के पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ से। और 12 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणा 3। तो हम यहाँ से अब अधिकतम घात लेंगे। तो यहाँ पे 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2। 2 की अधिकतम घात 2 और 3 की अधिकतम घात 2 है, सॉरी 3 की अधिकतम घात भी 2 है। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 गुणा 9 4 36। अतः क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने 1.2 को पूरा कर लिया है। अब हम 1.3 की तरफ चलते हैं। तो 1.3 अब हम 1.3 की तरफ चलते हैं। तो 1.3 में क्या है, 1.3 में हम क्या लेते हैं, एक पहले क्या लेते हैं, सिद्ध करते हैं। पर में क्या है, सिद्ध पी क्या है, अभाज्य संख्या है और ए क्या है, इसमें धनात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, जब पी का भाग ए स्क्वायर में जाता है तो पी का भाग किस में जाएगा, ए में भी जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए यहाँ से। यदि पी कोई क्या है, एक अभाज्य संख्या है और ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम पी का भाग यदि ए में देंगे, ए स्क्वायर में देंगे, पी का भाग ए स्क्वायर में देंगे तो पी का भाग किस में जाएगा, ए में भी जाएगा। ये अपने को याद रखना है, ये बहुत काम आएगा अपने क्वेश्चन में 1.3 के। तो हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास का मतलब है जो अपने को सिद्ध करना है उसके विपरीत मानना अपने को।
अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपने को संख्या को क्या मानना है, परिमेय मानना है। तो इसका हल कैसे करेंगे, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो क्या है दिए गए क्या है विपरीत है। अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को a/b, अर्थात जहाँ a क्या है, a और b क्या है सह अभाज्य पूर्णांक है और b क्या है, b 0 के बराबर नहीं है, b डज नॉट इक्वल 0। तो पता होना चाहिए अपने को सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। तो सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिन संख्या में क्या एक के अलावा अन्य कोई विशिष्ट गुणनखंड नहीं हो, अर्थात उनका HCF एक के अलावा नहीं है, जिनका HCF एक ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका एक के अलावा कोई अन्य विशिष्ट गुणनखंड नहीं हो। तो अपन √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो हमने यहाँ तक कर लिया सहभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, b √5 के गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5√b बराबर a हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5b² और क्या हो जाएगा उधर a का a² हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब a² क्या है, 5 से यहाँ पे भाज्य है, a² 5 से विभाज्य है। अपने को यहाँ से क्या पता लग रहा है कि a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, और अब हम यहाँ से दूसरा देखते हैं, यदि a बराबर क्या मान लेते हैं हम 5m, जहाँ m क्या है पूर्णांक संख्या है। a बराबर 5m क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो 5m रखेंगे तो 1 का स्क्वायर है तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। 5b बराबर 5b² बराबर, तो 5b² बराबर क्या हो जाएगा 25m²। तो यहाँ से देखते हैं b² बराबर क्या हो गया, 5 से 25 कटेगा तो 5 बार कटेगा तो b² बराबर क्या हो जाएगा 5m²। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि b² भी क्या है 5 से विभाज्य है, अतः b भी क्या है 5 से विभाज्य है। अब ये क्या है कथन नंबर, यहाँ पे कथन अपने a माना था इसको और इसको कथन b मान लिया है। तो कथन a और b से क्या सिद्ध हो रहा है कि a और b के विशिष्ट गुणनखंड क्या है 5 है, अतः a और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तब √5 क्या है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए वो विशिष्ट गुणनखंड में ओनली एक ही आना चाहिए, उससे अलावा विशिष्ट गुणनखंड में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे a और b का विशिष्ट गुणनखंड क्या है 5 है, दोनों का विशिष्ट गुणनखंड 5 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम भी इसको भी वैसे ही विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो विरोधाभास में क्या करेंगे, इसको पहले परिमेय मानेंगे। तो परिमेय मानेंगे कैसे, 3 + 2√5 क्या है परिमेय संख्या जो क्या है दिए गए के विपरीत है। तो 3 + 2√5 बराबर क्या मानेंगे हम a/b, क्योंकि हमने परिमेय संख्या मानी है तो परिमेय संख्या को हम कैसे लेते हैं p/q के रूप में लेते हैं। 3 + 2√5 को हमने क्या लिया a/b, जहाँ पर a और b क्या है सहभाज्य पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 3 उधर जाएगा, a/b के बराबर उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 2√5 बराबर a - 3b/b हो जाएगा और √5 का मान क्या हो जाएगा a - 3b/2b हो जाएगा, क्योंकि a और b क्या है पूर्णांक है, a और b क्या है पूर्णांक है, तो a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए 5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने किया है अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया है, √5 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है, जिससे ये सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन और दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप सिद्ध करना, अगर नहीं आए
तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, मैं आगे चलता हूँ अब 1.4 पर। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।